स्वागत है आप सभी का। उपनिवेशवाद और देहात। कक्षा 12वीं के अध्याय 10 में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि सरकारी अभिलेखों के अध्ययन से हमें उपनिवेशवाद और जो ग्रामीण जीवन था उसके विषय में क्या जानकारी मिलती है। इस अध्याय के जरिए हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे, जैसे किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप बाकायदा प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और पूरे इम्तिहान के साथ, पूरी शांति के साथ वीडियो को आखिर तक देखेंगे। आइए हम भी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम बंगाल और वहाँ के ज़मींदारों की बात करेंगे। इसकी वजह यह है कि भारत में सबसे पहले व्यापक रूप में इन्होंने जिस क्षेत्र को उपनिवेशवाद बनाया वो था बंगाल। इसलिए इसकी बात किए बगैर ये हमारा सफ़र शुरू नहीं हो सकता। यहाँ पर जो राजा शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉलम में, इसका प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। सन 1797 में बर्धमान, जिसे आज के बर्धमान के रूप में जानते हैं, में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महान भूसंपदाएं बेची जा रही थी। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। चूँकि वर्धमान के राजा राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उनकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं महाल सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इसकी सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दे गया। उसे समझ में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही ज़मीनों को खरीदा था। मतलब कि ये है कि राजा ने पहले ही अंठी मार के पैसे और कहीं छिपा लिए होंगे और अंग्रेज़ों को बोले होंगे कि भैया कोई कमाई नहीं हुई है। तो जब अंग्रेज़ों ने बोले ठीक है हम नीलामी कर रहे हैं, तो नीलामी में इन्होंने सस्ती कीमतों में खुद की प्रॉपर्टी को दोबारा खरीद लिया। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की ज़मीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी ज़मींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। अब यहाँ पर देख सकते हैं राजा बर्धमान के राजा का डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता स्थित यह राजमहल आप देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों के लिए अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवा लिए थे, जिनमें नृत्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान और शानदार प्रवेश द्वार थे। यहाँ पर बहुत सारे जमींदार ऐसे ही थे जो नहीं देना चाह रहे थे कर, और बहुत सारे फ्रॉड यहाँ पर कर रहे थे। जैसे कि अगर उन्हें अंग्रेज़ों ने कहा कि हम आपसे अगर आपने एग्ज़ाम्पल के लिए 100 रुपये वसूला, तो 100 रुपये में से हम आपसे 80 रुपये ले लेंगे और 20 रुपये आपके पास रहेंगे। तो ये जो होते थे ये सीधे तौर पर 200 रुपये वसूलते थे और 80 रुपये उन्हें देकर 120 रुपये खुद रख लेते थे। और साथ ही किसानों के विकास और उनकी बढ़ोतरी के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते थे। यही कारण है कि भारत में किसानों के शोषण और आर्थिक अर्थव्यवस्था के चरमरा जाने पर इन सामंतों, इन जमींदारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे सुधार कार्य भी हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, तालुकदार शब्द हमें जो आगे देखने को मिलेगा, इसका शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई से हो गया। अब हम यहाँ पर राजस्व की राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक जाते थे? क्योंकि वे कई सारे जो पहला प्रारंभ कई सारे कारण थे, जिनमें पहला प्रारंभिक मांगें ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है, तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकेगी।
इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा और इसके लिए दलील दी कि ज्यों-ज्यों कृषि उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएगी, जमींदारों के बोझ सने-सने कम होते जाएंगे। दूसरा कारण यह था कि यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, जिससे रैयत यानी कि जो रैयत का मतलब होता है किसान, किसानों के लिए जमींदार को उनकी देय राशियाँ चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था, तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। तीसरा कारण यह था कि राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। वस्तुतः सूर्यास्त सिद्धांत यहाँ पर ये होता है कि निश्चित तारीख के तहत आपको शाम तक सूर्य अस्त होने से पहले अगर आप भुगतान नहीं करते तो आपकी जिम्मेदारी चली जाएगी। इस तमरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। यहाँ पर रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता है। हम अध्याय 8 में इसके विषय पर बात कर चुके हैं। बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि सिकमी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। यहाँ पर कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्तता यानी उनकी स्वतंत्रता को सीमित करना भी चाहती थी। फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टरों की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक विकल्पी केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजस्व का भुगतान नहीं कर सका राजा, तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और राजा और उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये शब्द के आगे इसका अर्थ भी लिख लीजिए। अमला किसे कहते थे? राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी, जो कि जमींदार का हुआ करता था, गांव में आता था। लेकिन राजस्व संग्रह एक पारिभाषिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी करते थे। धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले वर्तमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाये से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। यहाँ पर इस समय पर जोतगारी का भी यहाँ पर उदय हो रहा था। इधर हम साइड में अगर पढ़ें तो बंगाल के एक गांव का दृश्य हम यहाँ पर देख पा रहे थे चित्र में। ये चित्र है और इसके विषय में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक किसान कुछ उठाकर ला रहे हैं। इधर उसके बैलगाड़ियों के साथ बंधे उसका एक घर है और यहाँ पर लिखा है कि चिंदी भारत में 23 वर्ष यानी कि 1800। जॉर्ज चिंदी, जो कि एक यात्री था, उसने 1820 में एक चित्र बनाया था और उसके विषय में वह 23 वर्ष तक 1802 से 1825 तक भारत में रहा। उस दौरान उसने ऐसे ही बहुत सारे चित्र बनाए, जिनमें आम लोगों के जनजीवन से संबंधित चित्र, भूदृश्यों के चित्र, विशिष्ट व्यक्तियों तथा विशाल भवनों के चित्र शामिल थे।
यहाँ पर हम अगर जोतदारों के उदय की हम बात करें तो 18वीं सदी के अंत में जहाँ एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसान के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसान के इस वर्ग का जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते-आते जोतदारों ने जमीन के बड़े-बड़े रकबे, जो कभी-कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी जमीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदारों, अधियारों या बरगदारों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। इसे बटाई लेना कहते हैं। मतलब खेती करेंगे किसी ज़मीन पर और फिर आधी फसल उसे दे देंगे क्योंकि ज़मीन उसकी थी, और आधी फसल खुद ले लेंगे क्योंकि मेहनत अपनी थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ज़मींदारों द्वारा गांव की जामे यानी कि जो लगान को बढ़ाने के लिए किया जाने वाले प्रयत्नों का ये जो किसान थे ये घोर विरोध करते थे। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों में देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य जगहों पर वे गांटीदार या मंडल कहलाते थे। उन्हें उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का कमज़ोर पड़ना आवश्यक हो गया था। यहाँ पर आप एक एक चित्र के जरिए आप किसानों की जो स्थिति है उसे देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर कंपनी राज दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी है राजस्व अदा करने के लिए जमींदारों को रखती है, और फिर यहाँ पर गांव का प्रत्येक छोटा या बड़ा रैयत जो होता है वो जमींदार को लगान अदा करता है। हम यहाँ पर देख रहे होंगे जोतदार अन्य रैयतों को उधार देते हैं। जो जोतदार होते हैं यहाँ पर धनवान रैयत हम इन्हें कह सकते हैं। रैयत का अर्थ किसान होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। धनवान रैयत यानी कि धनवान किसान, व्यापारी और महाजन यानी कि साहूकार ये ऋण देने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो ये रैयत आपको दिख रहे हैं, ये रैयत कुछ ज़मीन जोतते हैं, बाकी जो ज़मीन है वह सिकमी रैयत को दे देते हैं। सिकमी रैयतों को लगान देते हैं, और इस तरह से ये ढांचा आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिकमी रैयत जो है वो साहूकारों, धनवान रैयतों की ज़मीन को जोतते हैं, और साथ ही ये रैयतों के साथ भी होते हैं। तो दोनों तरफ आप सिकमी रैयत देख रहे होंगे। तो ये जोतदारों की ज़मीनों को भी जोतते हैं और रैयतों की जो सामान्य रैयत होते हैं उनकी ज़मीन को भी जोतते हैं। और यहाँ पर जो जोतदार है वो रैयतों को ऋण वगैरह देते हैं, और जो रैयत है वो जोतदारों को ऋण एक लगान अदा करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये ज़मींदार जो है ये लगान इकट्ठा करके कंपनी को सौंपते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ज़मींदारों की ओर से बहुत सारे काम किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बावजूद उनका शोषण होता रहा, क्योंकि अगर वे 1 रुपये भी अगर कम देते लगान में तो उनकी ज़िम्मेदारी उनकी संपत्ति को नीलाम करके उसे वसूल किया जाता था और एक चुटकी भर में उनका शासन समाप्त हो जाता था। इस तरह की समस्याओं से उनका विद्रोह करना तो स्वाभाविक बनता था। तो यहाँ पर ऐसे बड़े पैमाने में विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। 1793 से 1800 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें वर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेईमानी खरीदारियाँ की, जिनसे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे।
जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में ज़मीन खरीद लेते थे, तभी उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी तो पुराने जमींदार को लठियाल नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे। लठियाल यानी कि इनके गुंडे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत बाहरी लोगों को यानी नए खरीदार के लोगों को ज़मीन में घुसने ही नहीं देते थे। वे अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे और यह मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता है और वे प्रजा है। जमींदारी की बिक्री से उन्हें तादात्म्य और गौरव को धक्का पहुंचता था, इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई, इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक की तकलीफ़ों को झेलने में सफल हो गए, उन्होंने सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया। फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की घोर मंदी की हालात में अंततः जमींदारों को भट्टा बैठ गया और जोतदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं ये महाराजा मेहताब चंद है। 1820 से 1979 तक इनका शासनकाल आप देख रहे हैं। जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया तब तेज चंद बर्धमान का राजा था। इनके बारे में हम बात कर रहे थे जिन्होंने गोलमोल किया था। और उसके बाद मेहताब चंद के शासन में बर्धमान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। यही कारण है कि इनकी जो जमींदारी है वो फली फूली, वरना इनकी जमींदारी कब की उजड़ गई होती है अगर ये विद्रोहियों का साथ दे देते तो। अब हम यहाँ पर 5वीं रिपोर्ट की चर्चा करते हैं जो इन्हीं ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन द्वारा कार्यकलापों द्वारा के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लिखित जो 1813 की ब्रिटिश संसद में पेश की गई रिपोर्ट है 1002 पृष्ठों में थी। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि अभी अभी मैंने एक दैनिक भास्कर ऐप पे वो पुष्पा 2 की कमाई का रिकॉर्ड देखा था, तो उसकी जो कमाई है 5 दिन में 1002 करोड़ पहुँच गई है 6 दिन में। तो फिर देखो यहाँ पर भी वही बात आ गई, 1002 पृष्ठों में थी। इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे जिनमें जमींदारों और रैयतों की अर्जियाँ, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नज़र रखी जाने लगी थी और उन पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया था। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे। ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूहों का तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारियों के लोभ लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजे और कंपनी के कामकाज की जांच करवाने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई।
यहाँ पर हम कुछ शब्द देखते हैं। बेनामी एक शब्द आता है, इसका ये मतलब होता है कि गुमनाम। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं और उनमें असली फ़ायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता। यहाँ पर लठियाल शब्द का हमने यहाँ पर जिक्र किया था और समझाया भी था कि वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो, यह जमींदार के लठेत यानी कि डंडेबाज पक्षधर होते हैं, गुंडे होते हैं एक प्रकार से, जो जमींदार के कहने पर किसी का भी कल्याण या सत्यानाश कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अंडुल राजमहल आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे राजमहलों एक युगांत को दर्शाने वाले अवशेष हैं। जमींदारों की रहन सहन की पदोन्नत वैभवशाली जीवन पर बनी सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म जल सागर की शूटिंग इसी अंडुल राजमहल में की गई थी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस राजमहल को देख सकते हैं कितना बड़ा व्यापक था, यानी कि जमींदारों ने अच्छा खासा लूटा था। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट थी जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस पांचवी रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही। पांचवी रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुत मूल्य हैं, लेकिन ऐसी सरकारी रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें यहाँ जानने की ज़रूरत है कि यह रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिले के स्थानीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की है। उनसे पता चला है कि पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए पांचवी रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने लिखा है। और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी ज़मीनें खोते जा रहे थे, उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जैसा हमने देखा कि जब जमींदारियाँ नीलाम की जाती थी, तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारियाँ बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में विस्थापित होते थे। यहाँ पर पांचवी रिपोर्ट में इसी तरह की बातें कही गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये बताने का प्रयास किया है कि ज़मींदार बर्बाद हो रहे हैं, किसान पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं, और उनकी स्थितियों को बहुत दयनीय यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर जो इंग्लैंड के व्यापारी थे वे चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो और उन्हें भी भारत के साथ व्यापार करने का अवसर प्राप्त हो, और इन्हीं कामों के तहत वे अपने विचारों को दे रहे थे। यहाँ पर अब हम देखते हैं कुदाल और हल। हम देखते हैं उन प्रमुख विद्रोहों को जो इस दौर पर हुए थे। यहाँ पर देखिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन के राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया गया था। उनमें से उनके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अवैध लगती थीं। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ कहीं भी गया, वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार गाँव तक छोड़कर भाग गए थे। अब बुकानन कौन थे? तो बुकानन जो एक राइटर थे, उनके विषय में जानते हैं। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता यानी कि वर्तमान के कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की, जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वनस्पति उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश के नाम
हैमिल्टन को अपना लिया, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन कहा जाता है। तो यहाँ पर इन पहाड़ियों इनके विषय में बुकानन रिसर्च कर रहे थे और ये अक्सर पहाड़ियों घास फूस काट कर सफाया करते थे, जिसे हम घुमंतु जीवन कहते हैं। और जो खेती ये करते थे, उसी प्रकार की यायावर जीवन ये जी रहे थे। इन लोगों के बारे में वही यहाँ पर बताया गया है जो हम पहले पिछले अध्यायों में संथाल जैसे विद्रोहों में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर संथाल पहाड़ियों के मध्य बसे एक गांव का चित्र यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों, एक्वांटिक ताम्रपट्टु किरणन एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्रपट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है, और ये तस्वीर उन्हीं तस्वीरों में से एक है। साथ ही यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं। इनके शिकारी जीवन झूम खेती करने, खाद बटोरने, काठ कोयला बनाने, रेशम के कीड़े पालने जैसी चीज़ों का यहाँ पर वर्णन हम देख रहे हैं। इसके बाद हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये वही कहानियाँ हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन्हें उतने ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें खास चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ वही है कि किस तरह से ये अपना जीवन जीते थे और अंग्रेज इनके जीवन में प्रवेश करना चाहते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने विद्रोह की आवाज़ उठाई, लेकिन इनकी विद्रोह की आवाज़ों को बाद में कुचलने का प्रयास किया गया। 1810-11 के दौरान सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की जब यात्रा की, तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़ियों लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते। शांति स्थापना के अभियानों को संदेश और अविश्वास की दृष्टि से वे देख रहे थे। शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाकों में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल, ज़मीन और संपत्ति उनकी छीन लेगी। उनके जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने पर ये उतारू थे। इस तरह के विवरण हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कुदाल और पहाड़िया जीवन का प्रतीक यहाँ पर माना जाए तो हल को नए बाशिंदों यानी कि संथालों की शक्ति का प्रतिनिधित्व मानना होगा। हल और कुदाल के बीच की यह बहुत लंबी लड़ाई थी और इसके बारे में हमने देखा। अब हम यहाँ पर संथाल की बात करेंगे। संथाल विद्रोह इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर इनकी पूरी कहानियों को समझने का और शुरुआत से पढ़ने का प्रयास करेंगे। संथाल युवा बाशिंदे, यहाँ पर देखिए 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल की श्रृंखलाओं का एक भाग था, इसे पार किया। आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, उसके आसपास की ज़मीन खेती के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहाँ के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र को तो काया पलट हो गई थी और उसे एक अलग क्षेत्र में बदल दिया गया था। आप यहाँ पर ये चित्र में देख सकते हैं। इस इलाके में 1800 के आसपास जब वे आए तो उन्होंने वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच ढालों पर भाग दिया, जंगलों को सफाया किया और फिर वहाँ बस गए। इसके बाद हम आगे देखें। हम कहाँ थे भाई साहब, कहाँ पहुँच गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों पर कैसे पहुँचे, ये सोचना पड़ेगा। संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे, और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे।
जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाई करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी तरह ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया। 1832 तक जमींदार के एक काफ़ी बड़े इलाके दामिन इकोहो के रूप में सीमांकित किया गया और इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और इसे मैदानी इलाकों के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिन इकोहो के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांवों की संख्या, जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 में 1473 तक पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या, जो केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से भी अधिक पहुंच गई इसी वर्ष के दौरान। दोस्तों, जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बार बार बिना थके ही चलते रहते थे। अब यहाँ दामिन इकोहो में आकर मानो उनकी यात्रा को पूर्ण रूप से विराम लग गया। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, पर अंततः वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों की चट्टानों और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक उन्हें सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई ज़मीनों जो खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती थी। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई, क्योंकि अब वे दामिन का हिस्सा बन चुके थे। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके यानी कि झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। किंतु संथालों ने जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती शुरू की है वह उनके हाथ से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी, उस पर राज्य यानी कि सरकार पर भारी कर लगा रही थी। साहूकार, जिन्हें दीगू कहा जाता था, और दीगू मुख्य रूप से विदेशी लोग या फिर बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द ही था, क्योंकि साहूकार एक प्रकार से इनके गांवों के बाहर ही रहते थे और उनके लिए बाहरी लोग थे। ये बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने पर सूरत में इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। मतलब अगर ये कर्ज न दे पाए तो इनकी ज़मीन को हथिया लेते थे। और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए, जहाँ उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के संथालों के औपनिवेशिक राज के जो संथाल
ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए हमें यहाँ पर चित्र में दिख रहे हैं। 30 फरवरी 1856 को इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित यह न्यूज़ की यह तस्वीर हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये लड़ रहे हैं तीर कमान के ज़रिए, और इनके पास आधुनिक हथियार न होने के बावजूद भी इन्होंने लंबे समय तक अंग्रेज़ों का विरोध किया और उन्हें समस्या में डाल कर रखा। संथालों के गांव जल रहे हैं यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, और उन्हें भागने पर किस तरह मजबूर कर दिया जा रहा है। यहाँ पर आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं कि किस तरह से संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया है। उन्हें ऐसा लगा 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों में से लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने के संथाल लोग संतुष्ट हो गए। साथ ही यहाँ पर बुकानन का विवरण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बुकानन कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं, तो आइए उनके विवरण को समझते हैं। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वह 100% निष्पक्ष कहेगा, लेकिन हम उसके विवरण के ज़रिए उस समय की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर से शुरू हो रहा है। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उसका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने भूज्ञानियों, भूवेत्ताओं और वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। निस्संदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही व्यक्ति था। बुकानन जहाँ कहीं भी गया, वहाँ उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लोहा खनिज और अभ्रक, ग्रेनाइट तथा साल्ट पीपर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था, तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एक प्रकार से वह अंग्रेज सरकार को सलाह देने का भी काम करता था, जैसे किस क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जा सकती है, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न थी। क्या आवश्यक है कि इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरोकारों से और प्रगति से संबंधित था। आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता है। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। यहाँ पर हम और देखते हैं कि वनों की बटाई और स्थायी कृषि के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर देहात में जो विद्रोह हुए, अब हम यहाँ पर जमींदार, किसान और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। उपनिवेशवादी सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो किस तरह से कार्य करती थी इन जमींदारों के लिए, किसानों के प्रति। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो प्रमुख देहात में विद्रोह हुए उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बम्बई विद्रोह को देखेंगे, तो आइए समझते हैं बम्बई विद्रोह। अभी तक हमने बंगाल को केंद्र में रखकर जमींदार और किसानों की स्थितियों को समझने का प्रयास किया। अब हम बंगाल से इधर आते हैं। हम ये देख चुके हैं कि बंगाल की जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ जमींदार और किसानों का क्या हाल था। अब हम यहाँ पर बम्बई के जो दक्कन क्षेत्र है, उनकी चीज़ों को भी हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर
दक्कन का जो 1875 में जो विद्रोह हुआ उसे देखने का प्रयास करेंगे। हम इस आंदोलन को पढ़े उससे पहले हम दक्कन दंगा आयोग की जो रिपोर्ट थी उस समय की उसे थोड़ा सा पढ़ते हैं तो देखते हैं उस दिन क्या हुआ था। उस दिन सूपा में 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा। शनिवार दिनांक 15 मई को सूपा में 1875 साल की बात है। सूपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया और लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया। उनमें घुसकर वहाँ के सारे सामान को आग लगा दी गई। खाते पत्र, बांड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जला दिया गया, जहाँ राख के ढेर अभी भी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया, लगभग 2000 रुपये का चोरी का माल छुड़ा लिया और अनुमानतः 25,000 से अधिक की हानि हुई। साहूकारों का दावा है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा रुपए का नुकसान हुआ। ये तो और बढ़ा चढ़ा कर ही बताएंगे। ये दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट में ऐसा कुछ छपा था। दोस्तों, यह आंदोलन आधुनिक पुणे जिले के एक बड़े गांव सूपा में शुरू हुआ था। सूपा एक विपणन केंद्र यानी कि मंडी यहाँ पर थी, जहाँ अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास ग्रामीण इलाकों के रैयत यानी कि किसान इकट्ठे हो गए और उन्होंने साहूकार से उनके बही खाते और ऋण बंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए और अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को आग भी लगा दी। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। फिर अगले 2 महीने में यह और भी फैल गया और लगभग 6,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे खूब प्रभावित हुए और सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए और ऋण बंधे नष्ट कर दिए गए। क्या बता मैंने कितना कर्ज लिया था, बता। तुम्हारे पास तो हिसाब ही नहीं है, सबूत दिखाओ तुम कोर्ट में। जब सबूत ही जल गए तो तुम क्या कर्ज हमसे वसूलोगे। दोस्तों, यहाँ पर जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर का दृश्य आ गया। विद्रोही किसानों के गांवों में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जल्दी से सेनाएं बुला ली गई और 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुतों को दंडित किया गया, लेकिन उसके बावजूद बहुत लंबे समय तक इस आंदोलन को कंट्रोल में नहीं रख पाई। यहाँ पर साहूकार क्या होता है, तो साहूकार एक ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसा उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था, यानी कि ये पैसे उधार देने का काम भी करता था और व्यापार भी करता था। यानी कुल मिलाकर व्यापार से पैसे कमाता था और उसी पैसे को ये इन्वेस्ट कर देता था। ऋण पत्र और दस्तावेजों को भी यहाँ पर जलाया गया है। क्यों जलाया गया, अब बच्चे तो है नहीं आप कि आपको समझाना पड़े। स्वाभाविक सी बात, जब सबूत ही नहीं रहेंगे कि हमने आपसे कर्जा लिया, हमारी ज़मीन आपके पास गिरवी रखी है, तो आप कैसे ये सिद्ध कर दोगे, कैसे हमसे पैसे वसूल कर लोगे। हम तो बोलेंगे कि माई बाप जज साहब ये हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उल्टा ये साहूकार ने हमसे 2 लाख रुपए लिए इनसे मांग के हमें, तो ऐसा भी हो सकता है। एक नई राजस्व प्रणाली जो इस समय पर शुरू हुई, इसके विषय में जानते हैं। जो इस्तमरारी बंदोबस्त को बंगाल के बाहर बिजली ही लागू किया गया। और दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया, इसका कारण यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। चूँकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ती हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कृष्ट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीके पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए थे।
दोस्तों यहाँ पर अन्य और भी कारण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जब अधिकारी नीतियाँ निर्धारित करते हैं तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिनसे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालयी जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया तो वे इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्यवाही करने लगे। रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए। दोस्तों जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगी तो भूस्वामियों को अधिशेष यानी कि आय होगी जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किरायाजीवी में बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का पूरी भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। यहाँ पर हमने इसे समझने का यहाँ पर प्रयास किया। भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास ने रिकार्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है। वह जमींदार लोग किराएजीवियों के रूप में बदल गए प्रतीत हुए क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचारों से यह आवश्यक था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। किराएजीवी शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसे लोगों का घोतक जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर जीवन यापन करें। जैसे कि बहुत सारे जो मकान मालिक होते हैं ना, जो शहरों में किराए पर देते हैं घर, वो किराएजीवी ही होते हैं। जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई उसे रैयत बाड़ी कहा जाता है। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। हर 30 साल के बाद जमीनों को फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ती जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रही थी। इसके साथ ही हम ये बात करेंगे राजस्व की मांग और किसानों के कर्ज की। अगर हम बात करें तो बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में लागू किया गया था। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों में किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्र में चले गए। जिन इलाकों की ज़मीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम ज़्यादा होती थी, खास तौर पर समस्या और भी बिगड़ थी। जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कृष्ट रहते थे। इसलिए वे अत्यंत कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयास करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमत में तेजी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आ गई। इसी दौरान 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव जनसंख्या भी काल के ग्रास में समा गई। और जो बचे थे उनके पास उस संकट का सामना करने के लिए खाता नहीं था,
राजस्व की बकाया राशियाँ आसमान छूने लगी। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहते, उन्होंने कैसे जीवित रहे, उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कैसे जुटाया, अपने हल बैल कैसे खरीदे अथवा बच्चों की शादियाँ कैसे की, ये सब जानना बेहद ज़रूरी है। ये सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। तो एक प्रकार से जमींदारों के साथ मिलकर कृषि करने पर एक तो एक कंगाल हो गए, ऊपर से अकाल में और कंगाल हो गए। फिर बाद में इन्होंने जमींदारों से ऋण ले लिया, साहूकारों से ऋण ले लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ ही समय में जो ज़मीन इनके पास थी वो भी इनकी नहीं रही। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगहों के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर दबते जा रहे हैं। 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्वक थे। मांगा गया राजस्व बहुत ज़्यादा था, व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने लगा था। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया और प्रोत्साहित की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांगों को कुछ हल्का करने का प्रयास किया गया। 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमत धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगी। किसान अपने क्षेत्र को बढ़ाने लगे। इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए वे अधिक हल बैल चाहिए थे। उन्हें बीज और ज़मीन खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी और इन सब कामों के लिए एक बार फिर पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा और फिर वे हो गए बंधुआ मजदूर। इसके बाद तो दोस्तों हम कपास की जो खेती है उसमें जो तेज़ी आई उसके बारे में बात करेंगे। 1860 के दशक से पहले अमेरिका से 3/4 कपास इंग्लैंड जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए, 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे कि उनकी कंपनी का विकास हो सके। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे और यह सस्ता श्रम भी उपलब्ध था। जब सन 1861 में अमेरिका गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र यानी कि जो कारखाने और मंडी थे उसमें तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। 1861 में जहाँ 20 लाख गांठें हर गांठ में 400 पाउंड की आई थी, वहीं 1862 में केवल 55,000 गांठों का ही यहाँ पर आयात हुआ था। भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करें। बम्बई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बम्बई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी ताकि वे भी आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था अधिकाधिक मात्रा में उन्हें राशि उधार दे सके और फिर वे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करवा सके। जहाँ पर ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। और ये खेती करने से पहले ही एक ऋण देने लगे थे।
जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। लेकिन इन तेजी के वर्षों में कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसान को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए थे। यहाँ पर ऋण का स्रोत सूख गया। हम ये देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने का सपने देखने लगे। 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा, दास राज्यों यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहाँ कपास का उत्पादन फिर चालू हो गया और ब्रिटेन के साथ के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार का दीर्घावधिक ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। उन्होंने यह देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने, किसानों को अग्रिम राशियाँ प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया। एक और ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशकों में किया गया था। अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था और इस नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। भला बेचारे रैयत उस हालत में जब कीमतें गिर रही थी और अनाज खेत से गायब हो रहे थे, इस प्रकार बढ़ी हुई मांगों को कैसा पूरा कर सकते थे। अब यहाँ पर इन ऋण से ग्रस्त लोगों को अब धीरे धीरे लगने लगा था कि अब उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनके साथ गलत हो रहा है। इसलिए अब वे धीरे धीरे विद्रोह की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पर भाड़ा पत्र क्या होता है ये देख लेते हैं। जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व, जमीन, गाड़ियाँ, पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन पशुओं के बिना वह खेती कैसे कर सकता था, इसलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके अपने ही थे, भाड़ा चुकाना पड़ता था। उसे एक भाड़ा पत्र यानी कि किरायानामा लिखना पड़ता था, जिसमें यह साफ तौर पर कहा जाता था कि ये पशु और गाड़ियाँ उसकी अपनी नहीं है, यानी कि एक प्रकार से वह उसका खुद का घर किराए से लेता था। खुद की बैलगाड़ी और खुद के बैल उसे किराए से लेना पड़ता था अगर वह कर्जा न चुका पाए तो, क्योंकि ये सब साहूकार अपने पास रख लेता था। यहाँ पर जो दक्कन दंगा आयोग है उसकी रिपोर्ट में एक किसान का बयान यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे पढ़ते हैं। मैंने आपको देय ऋण के खाते में आपको अपनी लोहे के घुरों वाली 2 गाड़ियाँ, 7 सामान और 4 बैलों के साथ बेची हैं। मैंने इस दस्तावेज के तहत उन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों को आपसे भाड़े पर लिया है। मैं हर माह आपको 4 रुपये प्रति माह की दर से उसका किराया भाड़ा दूंगा और आपकी अपनी लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा। रसीद न मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है। रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। वे ऋणदाता रैयत यानी कि जो किसान थे, वे जो जमींदार साहूकार थे, उन्हें धोखेबाज समझने लगे थे। ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को धत्ता बनाने की शिकायत करते थे।
1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज और संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयतों से हर तीसरे साल एक नया बंध पत्र भरने लगे। जब कोई नया बॉन्ड हस्तांतरित होता तो न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह के हथकंडे अपनाकर ये कर्ज के बोझ में किसानों को दबा रहे थे। जो दक्कन दंगा आयोग है उसकी रिपोर्ट के विषय में भी पढ़ते हैं। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की दंगों की आग से चिंतित थी, बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारण की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो कि 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुई। यह वही समय जहां पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और अकाल जैसे दौर से भारत गुजर रहा था। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्ग यानी कि किसान वर्ग को, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और इसी के साथ में कुछ काल रेखा है जिन्हें यहाँ पर समझना ज़रूरी हो जाता है और इन कालक्रमों के आधार पर हम समझते हैं कि कब कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी। देखिए, 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की, है ना। इलाहाबाद की जो संधि होती है, जो शाह आलम द्वितीय के साथ, तब 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त होता है। ये भी हमने समझने का प्रयास किया, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। 1800 का दशक संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहाँ बसने लगे। 1818 में बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त होता है। 1820 के दशक में कृषि कीमतें गिरने लगती है और 1840 व 1850 का दशक बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की जो धीमी प्रक्रिया थी वह चलती है। 1855-56 के दौरान संथालों का विद्रोह होता है और 1861 में कपास में तेजी से इसके विकास में हम देखते हैं और फिर हम पाते हैं कि 1862 तक अमेरिका को पछाड़कर भारत कपास के निर्यात में इंग्लैंड को निर्यात होने वाली कपास में जो 90% था वह भारत की कपास थी। दोस्तों, यहाँ पर 1875 में हम देखते हैं कि दक्कन के गांवों में रैयत यानी कि जो किसान होते हैं वो विद्रोह करते हैं। अब हम इन विद्रोहों को हम अगले अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय से आपने कुछ बेहतर समझने का प्रयास किया होगा और आप कुछ अच्छा समझ पाए होंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने काम में सफल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इस अध्याय को एक बार फिर समझना चाहते हैं तो या तो आप फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखें, या फिर आप चाहते हैं कि नए सिरे से मैं फिर से इस वीडियो को या फिर इस अध्याय को समझाने का प्रयास करूँ, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं एक बार फिर आपके लिए हाजिर हो जाऊँगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में विलियम गोल्डिंग के विचार मैं कहना चाहूँगा। वे कहते हैं, सबसे बड़े विचार सबसे सरल विचार होते हैं। दोस्तों, हम जीवन में सबसे सरल चीज़ों को ही, जैसे ईमानदार बनना कितना सरल बात है, सादगी के साथ रहना कितनी सरल बात है, अपने सिद्धांतों पर चलना कितनी सरल बात है, लेकिन लोग इन्हें ही
नहीं कर पाते हैं, किसी को धोखा नहीं देना, किसी से झूठ नहीं बोलना, ये कितनी सरल चीज़ें हैं, लेकिन हम इन्हें ही फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए और कई बार एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होता है, जो सबसे सरल ईज़ी इकाई होती है सिलेबस की, हम उसे ऐसे ही एक बार पढ़कर छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं इतना ईज़ी तो है यार, इसको तो मैं वैसे ही निपटा लूँगा, और जब उसी ईज़ी इकाई के ईज़ी क्वेश्चन आते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि हम उसमें पीछे रह जाते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें दूसरा पेपर तो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन पहला पेपर जो सीसैट का होता है उसे नहीं पढ़ पाते हैं। इसके कारण वो पहला पेपर उनके दूसरे पेपर के अच्छे अंकों के ऊपर भी हावी हो जाता है, और उस पहले पेपर के चक्कर में वो पूरा एग्ज़ाम गँवा बैठते हैं। इसलिए चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे ज़िंदगी हो, सरल चीज़ों को भी अपने जीवन में सरलता से अपनाइए, चाहे थोड़ी सी मेहनत लगे, क्योंकि सरल होना आसान लगता है, लेकिन सरल होना ही सबसे ज़्यादा कठिन है। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।